फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जाए या एसेट एलोकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। हम देख रहे हैं कि डे बाय डे अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड पर भरोसा कर रहे हैं और अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। समय के साथ हमने देखा है कि नए फंड हाउसेस भी ऐड हो रहे हैं और साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए और अधिक स्कीम्स की चॉइस बढ़ रही है। तो आज इस शो में हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मेरे साथ हैं आज एक बेहद खास मेहमान, व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ मिस्टर आशीष सोमैया। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आशीष जी, इन्वेस्टर्स का एक बड़ा कॉमन सवाल होता है कि क्या लगता है, तो यदि हम अगले 6 महीने या 1 साल की बात करें तो उस नज़रिए से मार्केट आउटलुक क्या है, और यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इन्वेस्टर्स को इक्विटी मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। पंकज जी, आजकल अगर आप पहले अगर शॉर्ट टर्म या नियर टर्म या अगले 6 महीने 12 महीने की बात करें तो ऑन अ लाइटर नोट, मैं आजकल जहाँ भी जाता हूँ तो जितने भी निवेशकों को मिलने का मौका मिलता है, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिस किसी से भी मिलने का मौका मिलता है, तो सबसे आमतौर पे पूछा गया सवाल यही है कि क्या हमारे यहाँ पे भी जैसे यूएस में आर्थिक व्यवस्था में एक तरीके से मंदी की बात चल रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है वहाँ पे, 9% 8% यूएस का इन्फ्लेशन का महंगाई का दर चल रहा है। तो कई लोगों की नज़र निगाहें उसी पे टिकी हुई हैं कि भाई जो यूएस में जो चीज़ें हो रही है उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सबको मैं हमेशा पहले यही याद दिलाता हूँ, कभी कभी लोगों को पूछता हूँ कि पहले अपना पासपोर्ट बताइए कि आप इंडिया में हैं कि आप यूएस सिटीजन तो नहीं है। क्योंकि आमतौर पे लोगों का ऐसा मानना है कि भाई जो यूएस में हो रहा है और जो मार्केट में चर्चा हो रही है, आप फाइनेंशियल मीडिया देख लें, टेलीविजन देख लें, जी। तो इतनी चर्चा हो रही है यूएस इकोनॉमी को लेकर के कि मानो हम भी उसी के हिस्सेदार बन गए हैं। सही रियलिटी है। ये है, जो अगले 6-12 महीने के लिए बहुत रेलेवेंट है समझना। रियलिटी ये है कि ग्लोबली जो स्टॉक मार्केट है उसको तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टॉक मार्केट है, क्योंकि जो फंड फ्लोज हैं या जो इक्विटी मार्केट है वो एक कॉमन इक्विटी मार्केट है। और लोग क्या करते हैं कि जैसे ज्यादातर इंडिया वर्ल्ड ओवर के जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों के लिए दुनिया भर की मार्केट्स ओपन है। तो ये रिलेटिवली देखते हैं भाई कौन सा मार्केट अट्रैक्टिव है, कहाँ की आर्थिक व्यवस्था बढ़िया है, ये देख करके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप महीने 2 महीने 6 महीने की बात करें कि जैसे यूएस में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाए जा रहे हैं, ब्याज दर बढ़ाने की वजह से डॉलर ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में क्या है कि वर्ल्ड ओवर की जो सारी स्टॉक मार्केट्स हैं वो कोरिलेट हो जाती हैं। तो जी। स्टॉक मार्केट तो एक स्टॉक मार्केट है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था जो है, द वर्ल्ड की जो डिफरेंट इकोनॉमीज हैं, वो एक इकोनॉमी नहीं है। दे ऑपरेट विथ वेरियस लेवल्स ऑफ आइसोलेशन, मतलब कि हर एक का अपने से, हर एक का दूसरे एक दूसरे से कोई ना कोई कोरिलेशन है। और इंडिया का भी ऐसा नहीं कि यूएस के साथ या बाहर की दुनिया के साथ कोरिलेशन नहीं, कोरिलेशन जरूर है, लेकिन स्टॉक मार्केट जितना प्रतीत करता है उतना कोरिलेशन नहीं है एक्चुअली। तो अल्टीमेटली क्या है कि यूएस में आप देखिए पिछले 2010 से 2020 यूएस में भारी तेजी थी, लेकिन उस तेजी में हमारे यहाँ पे तो कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंडीशंस थी अपनी। तो आमतौर पे यही होता है कि अल्टीमेटली अपनी जो शेयर बाजार है, अपना शेयर बाजार, अपने इंटरेस्ट रेट्स, अपनी करेंसी, ये अपनी आर्थिक व्यवस्था दर्शाएगा। और यूएस का शेयर बाजार, यूएस के इंटरेस्ट रेट, यूएस की करेंसी जो है वो अल्टीमेटली यूएस की आर्थिक व्यवस्था दर्शाएगी। और अल्टीमेटली 6-12 महीने में यूएस में कहीं न कहीं पे एक तरीके से मंदी होने की संभावना है। जी। और ये ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि ये नेसेसरीली अपने लिए खराब है। इनफैक्ट यूएस जैसे दिग्गज देश हैं, अगर इनकी 3-4-5% की ग्रोथ होगी तो हमारे जैसे देशों में कौन पैसा लगाएगा। और अगर वहां पे अगर एक तरीके से इतने 10 साल की तेजी के बाद अगर एक छोटी सी मंदी आती भी है, तो अल्टीमेटली क्या है कि थोड़े समय के लिए मार्केट में एक ट्रांजिशन या ऊंच नीच होगी, लेकिन अल्टीमेटली तो पैसा अपनी तरफ आएगा। क्योंकि हमारी कोविड के बाद की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है, इसमें काफी सुधार है। तो अगले 6 महीने में समझो इस तरीके की ऊंच नीच या वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि यूएस की आर्थिक व्यवस्था है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें एक तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जब चीजें सेटल डाउन होंगी तो इंडिया की तरफ फ्लोज ज्यादा आएंगे।
मार्केट परफॉर्मेंस भी सुधरेगा, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस तो काफ़ी स्ट्रांग है अभी। बिल्कुल। तो अगर शॉर्ट टर्म में मतलब या ये कहें कि हालांकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और स्पेशली इक्विटी में, तो डेफिनेटली नज़रिया लंबा ही होना चाहिए। लेकिन यदि किसी को अभी शुरुआत करनी है तो एसआईपी और एसटीपी के जरिए अगर निवेश करें, और यदि लमसम पैसा भी है तो अगले 3-4 महीने की एसटीपी कर लें तो वो बेहतर रहेगा। जैसा आपने कहा कि वॉलेटिलिटी रह सकती है कुछ समय के लिए, तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म गोल है लेकिन पैसा भी इन्वेस्ट करना है तो 4-6 महीने की एसटीपी करना शायद ठीक रहेगा, जैसा आपने अभी कहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आशीष जी, असेट मैनेजमेंट बिजनेस में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपका बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड इंडिया में एक नया फंड हाउस है। तो यदि हम इस फंड हाउस की फिलॉसफी की बात करें या ओवरऑल फंड मैनेजमेंट को लेकर स्ट्रेटजी की बात करें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी पंकज जी, तो एक्चुअली क्या होता है, आमतौर पे जैसे एक नई एसेट मैनेजमेंट कंपनी आती है, नया कोई म्यूचुअल फंड आता है, तो देखा गया है कि ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि इसका कोई पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं होती हैं, क्योंकि नया फंड हाउस है। तो जब स्टार्ट होगा, 3 महीने 5 साल निकलेंगे, 3 साल 5 साल, तभी उसका ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन इस मामले में व्हाइट ओक थोड़ा एक यूनिक या अलग सिचुएशन या अलग स्टेटस पे है, क्योंकि हमारा इंडिया में म्यूचुअल फंड जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इंडिया में म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी व्हाइट ओक का एक 5 साल का करीब करीब आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड है इंडियन इक्विटी को मैनेज करने का, और 40-42 हज़ार करोड़, मतलब 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑलरेडी है। और ये सारा का सारा पैसा जो है ये इंडिया के इक्विटी में निवेश हुआ है। ओके। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि व्हाइट ओक कैपिटल जो है ये कंपनी की जो शुरुआत है या फाउंडिंग जो है, ये मेरे कलीग प्रशांत खेमका इन्होंने किया था ओके। जून 2017 में। तो पिछले 5 साल से प्रशांत जी और यहाँ पे 30 लोगों से भी ज्यादा की एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट और रिसर्च की टीम है। प्रशांत जी जून 2017 में व्हाइट ओक स्टार्ट करने के पहले 17 साल गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के साथ जुड़े थे। तो काफी इनका यूनिक ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि इन्होंने यूएस के इक्विटी, इंडिया का इक्विटी और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, तो शायद ही आपको कोई ऐसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मिलेंगे जिन्होंने वर्ल्ड ओवर पैसा मैनेज किया। आप समझ सकते हैं कि अगर यूएस के इक्विटी, इंडियन इक्विटी और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, जिससे मेरा तात्पर्य 27 कंट्रीज का जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स का इंडेक्स है उससे है, जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कंपनियों पे रिसर्च किया होगा, कितनी कंपनियों को मिले होंगे इतने सालों में। और साथ ही साथ काफी बड़ी इन फंड मैनेजमेंट और रिसर्च की टीम खड़ी की है यहाँ पे। तो पिछले 5 सालों से हम लोग जो दुनिया भर के सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, या जैसे हमारा इंडियन इक्विटी को लेकर के यूरोप में एक म्यूचुअल फंड है, मॉरिशस में फंड है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड एक क्लोज एंडेड फंड है। तो हमारी ग्रोथ थोड़ी रिवर्स रही है वैसे कि, क्योंकि हम लोग इंडियन इक्विटी का पैसा ऑलरेडी 5 साल से मैनेज कर रहे हैं। ओके। लेकिन अब तक हमारे जो निवेशक थे वो देश के बाहर थे। ओके। अब तक वी वर मैनेजिंग मनी फॉर फॉरेनर्स इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटी। ओके। फिर हमने इंडिया में हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए पीएमएस और एआईएफ की शुरुआत की, और अब जाकर के रिटेल में म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप व्हाइट ओक ग्रुप की पूरी अगर हिस्ट्री देखें 5 साल की, तो उसमें आपको इंडियन इक्विटी का 3 साल 5 साल का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा। जी। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, काफी बड़े कॉर्पस पे परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है। और वर्ल्ड ओवर से काफी बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जो हैं, जब इंडिया के साथ लगाते हैं तो व्हाइट ओक के साथ पैसा लगाना पसंद करते हैं। सिंगापुर में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, वर्ल्ड ओवर काफी सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं। सिंगापुर में हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जी। जैसे मैंने बताया, यूरोप में म्यूचुअल फंड है, मॉरिशस में फंड्स हैं, और अब जाकर के हम लोग डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए पैसा मैनेज करना शुरू कर रहे हैं। तो सिर्फ फर्क ये है कि मतलब इन्वेस्टर चेंज हो रहे हैं, यानी कि हाँ हाँ। एडिशन हो रहा है। इंडिया के इन्वेस्टर्स को भी इससे फायदा होगा, लेकिन देखा जाए तो ग्रुप पुराना है, एक्सपीरियंस काफी बड़ा है, और साथ में आशीष जी और प्रशांत जी जैसे लोग हैं। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स को इससे फायदा ही मिलेगा। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स के इस टाइम पर 2 एनएफओज ओपन हैं, एक मिड कैप फंड और दूसरा है टैक्स सेवर फंड यानी कि ईएलएसएस। तो स्पेशली मिड कैप फंड के बारे में मैं थोड़ा और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी स्ट्रेटजीज हैं,
और ये मिड कैप फंड दूसरे जो एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड्स हैं, क्या उनसे किसी तरह से अलग रहने वाला तो है? पंकज जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे सबसे पहले तो हम लोगों ने, क्योंकि पिछले 3 साल 5 साल में जितना भी पैसा है, $5 बिलियन जो भी वर्ल्ड ओवर के इन्वेस्टर्स के लिए या यहाँ पे पीएमएस एआईएफ के निवेशकों के लिए हमने लगाया है, ये पूरा का पूरा मैं आपको बोलूं तो इसका कंपोजिशन किस तरीके का है कि ऑन एन एवरेज 45 से 50% के बीच स्मॉल एंड मिड कैप, और बाकी का 50% 55% आप समझिए लार्ज कैप। इस तरीके से एक ही स्ट्रैटेजी में, सिंगल स्ट्रैटेजी में ये पूरा का पूरा पैसा मैनेज हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जुलाई के महीने में फ्लेक्सी कैप फंड स्टार्ट किया। जी। इसमें अब हमारा कॉर्पस हो गया करीब करीब 560 करोड़। ओके। इसमें 27 से 28 हजार इन्वेस्टर हैं। इंडिया भर के 360 सिटीज और टाउन्स में से हमको पैसा आया है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले फ्लेक्सी कैप किया हमने। लेकिन फ्लेक्सी कैप का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि पूरा का पूरा अब तक का हमारा जो भी हिस्ट्री या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, कंटिन्यूसली हमने आधा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में, आप समझिए 45 से 50% पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में कंटिन्यूसली हमने लगाया है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप में आउट परफॉर्म करने की या अल्फा जनरेट करने की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ओके। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडिया का मार्केट देखते हैं तो 7,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। और हमारे मार्केट की शायद आपके निवेशकों को नहीं पता हो, लेकिन 2 यूनिकनेस है इंडिया के मार्केट की। 3 यूनिकनेस है। एक तो 7,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है। जी। जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि अमेरिका में भी 3,500 से कम कंपनियां लिस्टेड हैं। तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज है। ठीक है। और दूसरी बात कि ये सबसे डाइवर्स मार्केट, मतलब कि डाइवर्स का क्या मतलब है कि समझो आप साउथ कोरिया लेते हैं तो 47% उनका जो मार्केट कैप है वो केवल टेक्नोलॉजी कंपनीज से आता है। ओके। आजकल रशिया बहुत न्यूज में है। रशिया का अगर आप स्टॉक मार्केट लेते हैं तो 66% रशिया का जो मार्केट है वो मेटल्स और एनर्जी है। अगर आप जैसे ताइवान लेते हैं तो 67% मार्केट वैल्यू ताइवान की केवल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब इसके सामने अगर आप इंडिया देखते हैं तो इंडिया की जो मार्केट कैप है ये सबसे डाइवर्सिफाइड है। मतलब बड़े से बड़ा सेक्टर फाइनेंशियल है, वो भी केवल 28% है। ओके। उसके बाद आईटी आता है, वो समझिए आपके 12-13% इस तरीके का आता है। तो बोलने वाली बात क्या है कि इंडिया में बहुत ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा है। और तीसरी खास बात यह है कि हर सेक्टर में इंडिया में स्मॉल मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 140 करोड़ की कंट्री जिसका अब तक का पर कैपिटा इनकम केवल $2,000 है। काफी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स जो हैं वो अब तक बाजार में लिस्टिंग में ही नहीं आए हैं। ओके। काफी सारे सेक्टर्स अभी अंडर पेनिट्रेटेड या छोटे हैं। और इतनी सारी डाइवर्सिटी और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं अल्फा प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक तो वाइटॉक में हमारा ये मानना है कि सबसे अच्छा रिटर्न, और न केवल रिटर्न, इंडेक्स के ऊपर जो अल्फा या आउट परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल स्मॉल एंड मिड कैप में है। ओके। लेकिन सेबी का अगर आप डेफिनेशन देखें तो ऊपर की 100 कंपनीज लार्ज कैप है, जी। उसके बाद 150 कंपनियां मिड कैप है, और जी। उसके बाद अगर आप 1,000 करोड़ पे भी कट ऑफ करें ना, पूरी 7,000 कंपनी को छोड़ दीजिए, 1,000 करोड़ पे भी कट ऑफ करें ना, तो 900 से ज्यादा कंपनियां स्मॉल कैप में आती हैं। ओके। तो बोलने का ये पूरा लंबा डिस्क्रिप्शन देने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है लेकिन कंपनियां भी बहुत हैं, और रिसर्च करने के लिए टीम होना बहुत जरूरी है। जी। उसके पीछे की कोई मेथड इन द मैडनेस या कोई फ्रेमवर्क या कोई तरीका बहुत जरूरी है। तो इसमें व्हाइट ओक काफी सक्षम है क्योंकि जैसा मैंने बताया ऑलरेडी 30 लोगों से ज्यादा इक्विटी के फंड मैनेजमेंट और रिसर्च में है। ओके। और न केवल प्रशांत जी, इनको 1998 में इनका फंड मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ। न केवल प्रशांत जी, कम से कम 5 से 6 लोग ऐसे हमारे टीम में कि जिन लोगों को 15 से 25 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जो अपने ओके। प्रीवियस करियर में हेड ऑफ रिसर्च, फंड मैनेजर, सीआईओ रह चुके हैं। और दूसरे 10-12 लोग हैं जिनको 10 से 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ओके। तो काफी बड़ी बड़ी टीम है। दूसरी बात, काफी लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग किया हुआ है, न केवल प्रशांत जी ने, बट हमारे जो सीआईओ है रमेश मंत्री, ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टिंग किया है। तो इंडिया आज $2,000 पर कैपिटा पे है। लेकिन आप अगर देखें दूसरी एशियन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, चाइना है, इसमें तो काफी प्रोग्रेस हो चुका है। तो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करने की वजह से पैटर्न रिकॉग्निशन एबिलिटी आती है। और ये इतनी बड़ी टीम में हमारा एक टीम विद इन टीम अप्रोच है, मतलब कि हर सेक्टर में हमारे पास 5 आदमी हैं, 4 से ओके। 5 आदमी हर सेक्टर के लिए। तो
खास बात यह है कि स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट क्योंकि स्मॉल कैप में 900 कंपनियां आती है 1000 करोड़ के कट ऑफ के बाद भी, इसका मतलब है कि एक बड़ी एक्सपीरियंस्ड रिसर्च टीम होना बहुत जरूरी है, जो स्टॉक पिकिंग भी कर सके, अल्फा भी प्रोड्यूस कर सके, लेकिन साथ ही साथ जो पिछले कई सालों में गवर्नेंस के डिजास्टर्स हुए हैं, स्मॉल एंड मिड कैप में काफी रिस्क मटीरियलाइज हुए हैं, तो रिस्क को ओवरकम करते हुए अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना, इसमें वाइटोक का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफी बड़ी टीम है जो कैपेबल है ये स्पेस में ऑपरेट करने के लिए। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी वैल्यू ऐड कर पाएंगे यहाँ पे। आपने अभी फ्लेक्सी कैप के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एनएफओ के दौरान या फिर उसके बाद भी, क्योंकि अब ऑन गोइंग ऑफर में आपका फ्लेक्सी कैप फंड अवेलेबल है, तो जैसा आपने कहा कि 500 प्लस करोड़ का टोटल असेट हो गया है इस फंड का, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या टोटल जो पैसा है वो ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है या फिर आप अभी भी कुछ कैश पर हैं? नहीं पंकज जी, वो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन दे रहा था, वो फ्लेक्सी कैप फंड सबसे पहले रेज किया है। वो फ्लेक्सी कैप इसलिए किया क्योंकि उसमें आधा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप है, और वही हमारा बिलीफ है कि स्मॉल एंड मिड कैप में पैसा हमेशा लगना चाहिए। उसी में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था पिछले 5 साल का। तो वो पूरा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। देखिए, हम लोग क्या है कि टाइमिंग वगैरह में बिलीव नहीं करते, क्योंकि सीधी सी बात है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं, वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई जो भी स्टॉक लेना है या जो भी फंड लेना है वो 52 वीक लो पे ले लिया जाए, और जब कभी भी निकलने का या बेचने का मौका लगे तो 52 वीक हाई पे ही निकलना चाहिए। बिल्कुल। ऐसी सोच केवल वही लोग रख सकते हैं जो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट स्टॉप या करेक्ट। शुरुआत और एंड या इंटरमिटेंटली देखते हैं। और अगर हम लोग जो है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो हाँ बहुत अगर मायने नहीं लंबे रखता अरसे है। की, हाँ देखिए, हम लोग प्रोफेशनल मैनेजर हैं, लंबे अरसे की हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है। ये फंड हम आज शुरू कर रहे हैं, अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल चलेगा। तो हमको तो लंबे अरसे में इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है। जी। देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल ट्रेडर होता और मुझे कोई स्टॉक खरीदना होता, तो मैं सोचता कि भाई क्या ये राइट लेवल है आज ये स्टॉक लेने का, और समझिए थोड़े समय बाद बेचने का। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो हमारा एज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर एक स्टॉक या एक इंडेक्स के लेवल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करना है बाय हाईएस्ट पॉसिबल मार्जिन। जी। तो निफ्टी चाहे 18,000 हो या 15,000 हो, हमको तो हर लेवल से निफ्टी को बीट करना है, राइट। जी। तो हम लोग क्या है कि पहली बात ये कारण है, इसकी वजह से हम लोग टाइमिंग नहीं करते हैं। दूसरा ये है कि एसेट एलोकेशन जो है, इन्वेस्टर का जो एसेट एलोकेशन है, वो अल्टीमेटली आप जैसे एडवाइजर्स हैं वो तय करते हैं। इन्वेस्टर का जो गोल है, उनकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट है, उसके अनुसार वो अपना एसेट एलोकेशन करेंगे। पूरी एसेट एलोकेशन, पूरी प्लानिंग करने के बाद वो हमको इक्विटी का एक कंपोनेंट देंगे। अब वो इक्विटी के कंपोनेंट में फिर हम उसको सेकंड गेस करके अगर कैश लेके बैठे रहेंगे, तो मार्केट का तो क्या है, मार्केट तो छोटी अवधि में नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। वो तो बिल्कुल नामुमकिन है फोरकास्ट करना। तो पूरा पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्टेड है, और हमेशा हम लोग फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कभी कोई इनफ्लो आया, कभी कोई रिडेम्पशन हुआ, 2-4% कैश वो तो हो भी सकता है, या बट एज अ स्ट्रेटेजी हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। अच्छा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर हो सकता है। तो जैसा अभी जी। आप बता रहे थे कि आप स्मॉल कैप में काफ़ी अल्फा जनरेट करने की पोटेंशियल देखते हैं। तो ऐसे में अगर मैं इसकी बात करूं कि आपके फ्लेक्सी कैप फंड की, तो फिलहाल में ज़्यादा एक्सपोजर कहाँ पर है? देखिए, हम लोग पंकज जी, हमने पहले से इंडिकेशन दिया हुआ है कि जो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है, वो 30 से 50% के आसपास, मतलब आप एवरेज समझिए 40-45%। सो 30 से 50% के रेंज में स्मॉल एंड मिड कैप रहेगा। कभी जीरो स्मॉल एंड मिड कैप नहीं होगा, या कभी 100% स्मॉल एंड मिड कैप नहीं होगा। ठीक है, आमतौर पे बहुत लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई हम सही समय पे स्मॉल एंड मिड कैप ले लेंगे, फिर स्मॉल एंड मिड कैप बहुत चल जाएगा तो सही समय पे लार्ज कैप में चले जाएंगे। तो चार्ली मंजर साहब जो है, बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट के पार्टनर हैं, बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन हैं। जी। इन्होंने एक बार बोला था कि इफ यू टेल मी वेयर आई विल डाई, आई विल नेवर गो देयर। इसका ये एक सरकास्टिक तरीका है बोलने का कि जी। राइट प्लेस राइट टाइम ऐसा कहीं होता नहीं है। जी। तो और दूसरा क्या है कि अल्फा जनरेट करने के लिए, मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करने के लिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन, थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल होना बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा तो राइट स्विचेस नहीं कर पाएंगे।
लेकिन क्या है कि स्मॉल एंड मिड कैप जो है 2016 17 18 में बहुत चला, जी 18 से 20 पिट गया, 20 21 में फिर चला, 22 का साल है उसमें पीछे चल रहा है। तो ये तो रोटेशन चलती रहती है, लेकिन हम लोगों को रोटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे या रोटेशन को प्रेडिक्ट करेंगे, ऐसा हमको हमारे पे कोई भरोसा नहीं है, और दूसरे के ऐसे स्किल्स जो क्लेम करते हैं उस पर भी कोई भरोसा नहीं है। ओके तो हम लोग चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, एट एनी पॉइंट इन टाइम जिन कंपनियों में हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट थीसिस या हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है उसके अनुसार जिस कंपनी में भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखते हैं, तो हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मल्टी कैप, मल्टी सेक्टर इस तरीके का पोर्टफोलियो मैनेज किया जाए। हम केवल इसको मल्टी कैप बोलते नहीं है, क्योंकि मल्टी कैप बोलेंगे तो फिर से वही हो जाए मिनिमम 25% स्मॉल कैप, करेक्ट मिनिमम 25% मिड कैप, वो सब नहीं करना है। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, लेकिन एक रेंज में कि भाई चलो बहुत महंगा हो गया तो 30% हो जाएगा, क्योंकि अगर स्मॉल एंड मिड कैप बहुत महंगा हो जाता है, फिर भी कोई ना कोई कंपनियां जरूर ऐसी होती हैं जिस पे आपको मेहनत करना चाहिए। अगर जी आप एक टॉप डाउन कॉल ले लेंगे कि भाई अभी तो स्मॉल एंड मिड कैप महंगा है निकल जाओ, तो काफी अपॉर्चुनिटीज छूट जाएंगी, फिर आप काउंटर सिक्लिकल या अहेड ऑफ द कर्व कैसे बनेंगे। बिल्कुल तो हर समय पे हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज होती है, केवल उसको स्पॉट करना, उसके ऊपर मेहनत करना, ये जरूरी है। आशीष जी, वाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड अब एक ऑनगोइंग फंड है और आपने डिटेल में इसे एक्सप्लेन भी किया, लेकिन जहां तक मिड कैप फंड का सवाल है तो ये अभी एक एनएफओ है और इन्वेस्टर्स के पास कोई पास परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है, पोर्टफोलियो की जानकारी नहीं है। ऐसे में क्या आप डिटेल में कुछ इसके बारे में बता पाएंगे ताकि इन्वेस्टर्स इस पर भरोसा कर सकें और उन्हें विश्वास हो कि आने वाले समय में ये फंड उनकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में मददगार साबित हो सके। जी। तो अगर हम मैं मतलब क्योंकि ये बात सही है कि हमारा जितना भी अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो म्यूचुअल फंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बाहर के इन्वेस्ट मतलब ऐसा बोलते हैं नॉर्मली कि जो म्यूचुअल फंड्स की अब तो यहाँ पे अलग पोर्टफोलियो बनेगा, टीम है, फंड मैनेजमेंट है, तो वो तो अब जा करके बनेगा। लेकिन अगर मैं जस्ट फॉर पास्ट एक्सपीरियंस एक अगर कोट कर सकता हूँ, तो पिछले 5 साल में जितना भी पैसा मैनेज हुआ है व्हाइट ओक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, पूरा का पूरा मैंने जैसे बताया आधा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में था, आधा लार्ज कैप में था। तो हमने इंटरनली एनालिसिस तो जरूर किया था कि भाई अगर हम अपना पास्ट जो भी डेटा है उसमें जितना भी स्मॉल एंड मिड कैप में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो मैं आपको दो तीन चीजें इंडिकेटिवली बता सकता हूँ कि जितना भी हमने अब तक स्मॉल एंड मिड कैप में पैसा लगाया है उसमें पिछले 2017 से 2022 इंडेक्स से तो बहुत ज्यादा, स्मॉल एंड मिड कैप रिस्पेक्टिवली जो इंडेक्स है, इंडेक्स से तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। ओके और अगर हमारा केवल स्मॉल एंड मिड कैप होता, हम्म फ्लेक्सी कैप उसको हम नहीं रखते जी और स्मॉल एंड मिड कैप की एक्सट्रैक्ट करके अलग से अगर परफॉर्मेंस देखते हैं, हम्म तो बढ़िया से बढ़िया स्मॉल एंड मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उसके मुकाबले में परफॉर्मेंस ठीक बैठता, बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता। तो एक्सपीरियंस तो है टीम का। और दूसरी बात अगर मैं बोलूंगा कि जैसे यहाँ पे अभी हम इसको मिड कैप फंड बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से आप इसको मिड एंड स्मॉल कैप बोल सकते हैं, क्योंकि 65 to 70% तो मिड कैप में लगेगा क्योंकि ये मिड कैप फंड है, जी और बाकी पैसा ज्यादातर हमारा स्मॉल कैप में लगेगा। ओके क्योंकि काफी सारे मिड कैप फंड्स मैंने देखे हैं कि वो बाकी का पैसा लार्ज कैप में लगा देते हैं। बिल्कुल तो ये भी एक तरीके से मुझे लगता है कि एक टॉप डाउन कॉल है या अपने मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस को कुशन करने का एक तरीका ओके है। लेकिन हम लोग मिड कैप फंड में ज्यादातर मतलब समझो कि अगर कोई लिक्विडिटी रखने की वजह से 5% अगर रखना है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे मिड एंड स्मॉल कैप रहेगा, लार्ज कैप का एक्सपोजर नहीं के बराबर रहेगा। ओके दूसरी चीज ये है कि काफी डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है स्मॉल एंड ओके मिड कैप में, जी क्योंकि स्पेशली स्मॉल कैप में लिक्विडिटी वगैरह के कंस्ट्रेंट्स रहते हम्म हैं, रिस्क ज्यादा होती है, जी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। जी तो एक तरीके से डाइवर्सिफाइड 50 से 60 स्टॉक का पोर्टफोलियो रहेगा। और अगर हम देखें तो हर सेक्टर का एक्सपोजर रहेगा, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज है मिड एंड स्मॉल कैप के बारे में पंकज जी, कि जब आप लार्ज कैप देखते हैं हम्म तो लार्ज कैप स्पेस में कौन से स्टॉक आते हैं? देखिए, ऑयल, हम्म मेटल, हम्म, कमोडिटी, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े आईटी कंपनीज। बिल्कुल तो क्या है, ग्लोबल ग्लोबल सिक्लिकल, मेटल, कमोडिटी, ये बड़े बड़े सेक्टर लार्ज कैप में आते हैं। बिल्कुल लेकिन आज इंडिया में आप क्या सुन रहे हैं? स्पेशलिटी केमिकल्स, हम्म चाइना+1, चाइना से निकल के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आएगी। बिल्कुल इंडिया में गैजेट्स और मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स और एपीआईज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग
ये सारा का सारा स्मॉल एंड मिड कैप है। ऑटो एंसिलरी भी स्मॉल एंड मिड कैप है। आप आज देख रहे हैं रिटेलिंग, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, तो ये सारा का सारा जो सेगमेंट है ये सब कुछ स्मॉल एंड मिड कैप है। इंडिया के कई सेक्टर्स में बड़ी बड़ी कंपनियां, टायर्स, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, अपैरल, रिटेलिंग, ये सारे सेक्टर्स में तो जो लीडर्स हैं वो सब स्मॉल एंड मिड कैप में हैं। ओके, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, इसीलिए प्रिडोमिनेंटली मिड कैप और बाकी का पैसा स्मॉल कैप, और एक वेल डाइवर्सिफाइड मल्टी सेक्टर पोर्टफोलियो। इनफैक्ट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि लार्ज कैप से ज्यादा स्कोप डाइवर्सिफिकेशन करने का स्मॉल एंड मिड कैप में है, क्योंकि आज के जो सबसे ऑब्वियसली। बड़े से बड़े ग्रोथ ओरिएंटेड जी, सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे मिड एंड स्मॉल कैप में हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक तो मिड कैप को मैनेज करने का आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, दूसरी बिल्कुल बात डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहने वाला है यहाँ पर, और साथ ही मिड कैप के साथ साथ स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो आपने सही कहा, क्योंकि मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि अधिकतर जो मिड कैप फंड्स हैं वो बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप हैं, हम्म, और ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो एक लार्ज कैप के साथ अगर इसको जोड़ दिया जाए तो शायद पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी आ जाएंगे। बिल्कुल। आशीष जी, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि आप फ्यूचर में कुछ इनोवेटिव और यूनिक प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? जी पंकज जी, कई बार क्या होता है कि लोग हमेशा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या इंडियन इन्वेस्टर्स को इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इस तरीके के सवाल जब भी मुझे पूछे जाते हैं तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इंडियन इन्वेस्टर्स को बाहर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और दो तरीके की अपॉर्चुनिटीज में। देखिए, हमारे पोर्टफोलियो हमेशा एक इंडियन इक्विटी तो रहेगा, लेकिन इंडियन इक्विटी के अलावा दो अलग एक्सपोजर ऐसे हैं जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक तो है यूएस, क्योंकि यूएस जो है, आप भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपका भी डेफिनेटली इस पे कोई एडवाइस या ओपिनियन होगा, लेकिन मैं अपने नजरिए से जो मुझे समझ में आता है उतना केवल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस, जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का लीडर है। जी, और एक बार मेरे करियर में पहले भी मैंने यूएस के फंड्स लॉन्च किए हुए हैं। एक बार मैं S&P 500 का डेटा भी देख रहा था, तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि S&P 500 की जो कंपनियां हैं, इसका करीब करीब आधा प्रॉफिटेबिलिटी यूएस से आता है, लेकिन इनका दूसरा जो हाफ है वो ग्लोबल बिजनेस से आता है। ओके, तो ग्लोबल इक्विटी, और खासकर ग्लोबल इक्विटी के अंदर यूएस जो है, ये टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल बिजनेस का लीडर है। तो हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो में इंडियन इक्विटी के बजाय यूएस इक्विटी, मुझे ऐसा लगता है, होना जरूरी है। ओके, और दूसरा चीज, इंडियन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में सिलेक्टिवली इमर्जिंग मार्केट्स होना, अदर इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है, लेकिन दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स होना बहुत जरूरी है। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप देखिए, अदर इमर्जिंग मार्केट्स मतलब आप देखिए जैसे कंट्रीज है, ब्राजील, इंडोनेशिया, राइट। ये जो कंट्रीज हैं जिनका मैं एग्जांपल, जैसे मिडिल ईस्ट है, ये जो कंट्रीज हैं, ये जब तेल का दाम है, कमोडिटी का दाम है, मेटल्स का दाम, ये जब बहुत तेजी में होता है ना, तो इन कंट्रीज का बहुत फायदा होता है, राइट। फिर अगर आप देखिए जैसे एनर्जी है, राइट, तो रशिया। फिर आप देखिए सेमीकंडक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो साउथ कोरिया और ताइवान, करेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि देर आर मेनी मेनी मार्केट्स जिनका एक्सपोजर इंडिया में नहीं है। कमोडिटी, एनर्जी, सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंडिया में नहीं है, या इंडिया में बहुत ही कम एक्सपोजर है, और जब इन चीजों में उछाल आता है तो इंडिया का परफॉर्मेंस सफर होता है। तो इंडिया इज अ इमर्जिंग मार्केट, इसको कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऐड करने के लिए दूसरे ऐसे कुछ इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा एक्सपोजर होना जरूरी बन जाता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे वाइटोक का, जब वाइटोक के जैसे प्रशांत जी हैं, इनका ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स मैनेज करने का काफी लंबा एक्सपीरियंस है। हमारी सिंगापुर में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वहां पे 8 लोगों की हमने ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स की टीम बना दी है। सिंगापुर एएमसी जो है, उसने एक यूरोप में ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स म्यूचुअल फंड लॉन्च भी कर दिया है। अब हम यहाँ पे सेबी में अपने रेगुलेटर से एंगेज कर रहे हैं, हमने फाइल किया हुआ है ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स का फंड। तो शायद ही ये वी विल बी द फर्स्ट इंडियन एएमसी जो अपने बलबूते पे एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड मैनेज करेगी अपनी टीम के साथ। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ कोलैबोरेशन करके हम फीडिंग कर रहे हैं उसमें, अपना खुद का ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड बनाएंगे। इसके बाद मैंने ग्लोबल इक्विटी की बात की, तो अपना खुद का ग्लोबल इक्विटी फंड भी बनाएंगे। ओके। तो ये दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, और फिर आगे और जैसे जैसे चलते हैं और मौके मिलेंगे। थैंक यू आशीष जी, आपने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया।
आपने समय निकाला और आपके दोनों एनएफओस के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज आशीष जी ने न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी की बात की, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया। साथ ही हमने आशीष जी से व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और साथ ही उनके फंड्स के बारे में जानकारी हासिल की। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के शो में इतना ही। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।